बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स, यूनिट थर्ड का आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति, उसकी विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी। पिछले लेक्चर में हमने अमेरिका की विदेश नीति के उद्देश्य और इसके आधारभूत तत्वों पर चर्चा की थी। आज इसकी हम प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। 1945 या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की एक महाशक्ति के रूप में उभरा। इसलिए इस नाते भी अमेरिका की विदेश नीति को जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इन कुछ प्रमुख बिंदुओं के आधार पर हम अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। एक तो प्रमुख विशेषता ये है, जैसा कि 1945 के बाद से ही ये स्पष्ट हो गया था कि अमेरिका हमेशा से साम्यवादी विचारधारा का विरोधी रहा है। उसने साम्यवाद के अवरोध की नीति को अपनाया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ये दो बराबर की महाशक्तियाँ उभरी थी और सोवियत संघ निरंतर साम्यवादी विचारधारा के प्रसार में लगा हुआ था और विभिन्न देशों को साम्यवादी बना रहा था। और अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी है, जो बिल्कुल साम्यवाद के विपरीत है। ऐसे में अमेरिका की एक प्रमुख नीति ये रही कि किसी भी तरह विश्व में इस साम्यवादी विचारधारा को फैलने न दिया जाए। उसने जितने भी प्रयास किए, जो भी नीतियाँ अपनाई, जैसे द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सुरक्षा संधियाँ, सैन्य संगठन, विदेशों में सैन्य अड्डे बनाना हो या शस्त्रों की होड़ हो, इन सब के पीछे उसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि किसी भी तरह साम्यवाद को अवरोध करना। इसीलिए जो प्रमुख इसकी विशेषता है वो ये है कि अमेरिका साम्यवाद के अवरोध की नीति का निरंतर प्रयास करता रहा। और इसके बाद दूसरा जो हम विशेषता देखेंगे वो है सैन्य संधियों और मैत्री की नीति। साम्यवादी विस्तार को रोकने के लिए ही अमेरिका ने निरंतर विभिन्न सैन्य संधियां की और विभिन्न देशों से मित्रता की नीति को अपनाया। इसने प्रमुख रूप से जो सैन्य संधियां की अमेरिका ने, वो थी रियो संधि, नाटो संधि, एंजल्स, सीटो, बगदाद पैक्ट, जिसे सेंटो भी कहा जाता है। इसके अलावा एक प्रमुख जो सैन्य संगठन है अमेरिका का, वो है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें भी उसने बहुत से देशों को मित्रता करके और सैन्य संधि की है। इसके साथ ही अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ ये जो नाटो संधि पर हस्ताक्षर किए, उसका प्रमुख उद्देश्य था कि किसी भी तरह से इन देशों को साम्यवाद से बचाना। उसने 1957 में मनीला में सीटो संधि पर हस्ताक्षर किए। 1951 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका ने एंजस समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका ने जापान, ताइवान और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संधियां की। यूरोपियन देशों के साथ सैन्य संधियां उसने निरंतर की। और इसी तरह उसने पारस्परिक सहायता सुरक्षा कानून बनाया था 1951 में, ताकि आर्थिक सहायता के द्वारा विभिन्न देशों को अपने पक्ष में रखना। इस तरह अमेरिका के द्वारा सैन्य संधियों की नीति और मित्रता की नीति को अपनाते हुए विश्व के विभिन्न देशों को अपने पक्ष में करना, ये एक अहम प्रयास रहा, ताकि वह उन देशों में साम्यवादी नीति का प्रचार प्रसार न हो सके। एक और जो प्रमुख नीति है वो है विदेशी आर्थिक सहायता की नीति। अमेरिका एक पूंजीपति और एक विकसित देश है, एक संपन्न और धनाढ्य देश है। हर क्षेत्र में हम इसकी जो धनाढ्यता है, इसकी संपन्नता है, उसको देख सकते हैं। इसीलिए विदेशी आर्थिक सहायता करना अमेरिकी विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है। अमेरिकी जो विदेश नीति है उसके द्वारा वो आर्थिक सहायता विभिन्न गरीब देशों को, विकासशील देशों को करता है। और इसके पीछे कई उद्देश्य हैं कि आर्थिक सहायता द्वारा इन देशों को आत्मनिर्भर बनाना,
आर्थिक और तकनीकी सहायता देके साम्यवाद के खतरे को टालना, आर्थिक और सैनिक सहायता और विदेशों में पारस्परिक महत्व की सुविधाएं, सैन्य अड्डे, बंदरगाह, इनकी सुविधाएं प्राप्त करना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने आर्थिक और तकनीकी सहायता के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी किए, जैसे उदार पट्टा कार्यक्रम, मार्शल योजना, 4 सूत्रीय कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना, प्रगति के लिए मैत्री। ऐसे विभिन्न प्रयासों के द्वारा अमेरिका दूसरे देशों को आर्थिक सहायता की नीति का अपनाता है, उन देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात तो अमेरिका का प्रमुख उद्देश्य यही था कि इन देशों को आर्थिक सहायता के द्वारा अपने पक्ष में करना, ताकि यहाँ जो सोवियत संघ का प्रभाव है वो अधिक न स्थापित हो सके। फिर एक और प्रमुख इसकी विशेषता है मानवाधिकारों के पक्ष की नीति को अपनाना। अमेरिका की विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता हमेशा से रही है कि वो विश्व के मानवाधिकारों का समर्थक देश है। कार्टर प्रशासन ने तो मानवाधिकार मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अनुसार बनाते हुए इसको एक प्रमुख रूप दे दिया था और एक स्टेट डिपार्टमेंट और एक ब्यूरो भी स्थापित कर दिया था। अमेरिकी दूतावास राजदूतों का ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बन गया कि वे दूसरे देशों में जो भी मानवाधिकार संबंधी नीति है उसका सही परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करें, और कहीं पे भी दुनिया में मानवाधिकारों की यदि अवहेलना होती है, उल्लंघन होता है, तो अमेरिका उसका हमेशा निरंतर आलोचना और विरोधी होता है और उसका हमेशा ये पक्ष रहता है कि हर देश में दुनिया में मानवाधिकारों की स्थापना होनी चाहिए, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। एक और प्रमुख नीति है लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थन की नीति। अमेरिका स्वयं भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। वहाँ के संविधान के द्वारा वहाँ संघात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई है, इसलिए अमेरिका दुनिया में भी लोकतंत्रीय व्यवस्था का ही समर्थक देश है। और जहाँ भी इसके विपरीत व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो अधिनायक तंत्र हो या सैन्य तानाशाही हो, अमेरिका ने उसका निरंतर विरोध किया है, उसके समर्थन की नीति को कभी नहीं अपनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने कई देशों में इसलिए ही दखल किया था क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी और वहाँ जो भी व्यवस्था चल रही थी वो अलोकतांत्रिक थी। इसलिए अमेरिका का हमेशा ये प्रयास रहता है कि दुनिया में हर देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था हो और जनता की संप्रभुता को स्थापित किया जा सके। एक और जो प्रमुख विशेषता है वो है विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने संबंधी नीति। अमेरिका विकासशील देशों को विभिन्न प्रकार से, चाहे वो सैन्य हो, आर्थिक हो, विभिन्न प्रकार से सहायता करता है, लेकिन इस सहायता के पीछे अमेरिकन जो दबाव है वो भी इन देशों पर निरंतर बना रहता है। और इसके सशस्त्र शर्त हम ये कह सकते हैं कि वो इन देशों में सहायता करता है और बदले में जो भी राष्ट्रीय हित होते हैं अमेरिका के वो पूरे करने की वो कोशिश करता है। जब भारत ने मई 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किए थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन ने तुरंत ही भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी थी, और वो इसीलिए क्योंकि भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अमेरिका निरंतर भारत पे ये दबाव डाल रहा था कि जो CTBT है उस पर साइन करे भारत, और चूँकि भारत ने उस पर साइन नहीं किए और उसके बदले हमने जब परमाणु परीक्षण किया तो उसको अमेरिका ने उचित नहीं माना और उसकी विरुद्ध भारत पे ये दबाव बनाया कि वो आर्थिक सहायता नहीं करेगा। तो इस तरह की जो कई पॉलिसीज़ हैं वो अमेरिका और भी देशों के साथ निरंतर अपनाता है। जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है वहाँ अमेरिका लोकतंत्र बहाली की बात करता है। जहाँ मानवाधिकारों का कहीं हनन होता है तो अमेरिका वहाँ उन देशों पे मानवाधिकारों के हनन के लिए दोषी मानते हुए उन देशों पे दबाव डालता है कि वो वहाँ मानवाधिकारों की स्थापना करे। सामाजिक न्याय की बात करता है, स्वशासन
के सुशासन के लिए निरंतर दबाव डालने की बात करता है। और इसके पीछे कारण ये है कि ये विकासशील देश चूँकि धनाढ़ देशों पर निर्भर करते हैं आर्थिक सहायता के लिए और अन्य प्रकार से, तो उनको अमेरिकी जो भी बातें हैं उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है ताकि उन्हें बराबर आर्थिक सहायता मिले। अगर वो नहीं करते हैं तो इनकी आर्थिक सहायता रोक देता है अमेरिका, और ये एक दबाव है जो बनाने की नीति अमेरिका की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है। फिर एक और जो विशेषता है वो है एशिया प्रशांत क्षेत्र संबंधी नीति। अमेरिका पिछले कई दशक से एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अपना विकास कर रहा है, इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इस क्षेत्र में अमेरिका की दिलचस्पी का कारण ये भी है कि यूरोपीय साझा बाजार के देश अमेरिकी माल और पूंजी के उपयुक्त बाजार नहीं रहे हैं। यूरोप अमेरिका का सहयोगी ना होकर अब प्रतिद्वंदी हो गया है, इसलिए अमेरिका ये चाहता है कि इस क्षेत्र को वो अपने अधिकार में कर ले या अपने प्रभाव में कर ले ताकि यहाँ से उसको पूरी आर्थिक सहायता आर्थिक लाभ प्राप्त होता रहे। तो दूरगामी हित की दृष्टि से उसने एशिया प्रशांत क्षेत्र में काफ़ी इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। अमेरिका आतंकवाद विरोधी नीति को अपनाता है, ये एक और प्रमुख विशेषता है। 21 सितंबर 2001 को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए वहाँ के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के नेतृत्व को अपनाया था। और बुश ने कहा कि आज के बाद जो भी देश आतंकवादियों को पनाह देंगे या समर्थन देंगे, अमेरिका उसका दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने स्वयं भी आतंकवाद के हमले को सहन किया है, झेला है, और इसलिए वो अब पूरे विश्व स्तर पर ये प्रयास कर रहा है कि कहीं भी आतंकवादी गतिविधि न हो, क्योंकि इसके घातक हमले और इसके नुकसान को स्वयं भी उसने भुगता है। इसीलिए एक प्रमुख विशेषता खासकर 2001 के बाद हम देखते हैं अमेरिका की ये हो गई है कि वो आतंकवाद का विरोधी है। और ओसामा बिन लादेन हो, चाहे अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार का आतंकवादी बिहेवियर हो, उन सब के विरुद्ध अमेरिका ने यूएनओ के माध्यम से संयुक्त सेना के द्वारा वहाँ गतिविधि करके और ये आतंकवाद को ख़त्म करने का निरंतर प्रयास किया है और अभी भी कर रहा है। एक और जो प्रमुख विशेषता है वो है वैश्विक साम्राज्यवादी नीति। अमेरिका वैश्विक साम्राज्यवादी नीति को अपनाता है। इसका अभिप्राय ये है कि अमेरिका उपनिवेशवादी तकनीक का सहारा लिए बिना ही ऐसा प्रयास करता है। वैश्विक साम्राज्य की स्थापना के लिए वो जो उसके आश्रित देश हैं और उपग्रही देश हैं उनको अपनी ऊपर पूरी तरह से निर्भर बना लेता है और सैन्य हस्तक्षेप की नीति को अपनाता है। आर्थिक सहायता के नाम पे इन देशों में निरंतर दबाव की नीति को अपनाता है और पूरी दुनिया पर अपना आधिपत्य एक तरह से प्रभाव और अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता है। राजनीतिक हमें इसको साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद ना कह के इसको हम ये कह सकते हैं कि एक आर्थिक साम्राज्यवादी या आर्थिक उपनिवेशवादी नीति को अपनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसका वर्चस्व बना रहे। तो इसे हम नव साम्राज्यवादी नीति या वैश्विक नव साम्राज्यवादी नीति कह सकते हैं। इसके साथ ही एक और प्रमुख विशेषता ये है कि जैसा हमने देखा 45 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा। उसके बराबर महाशक्ति थी सोवियत संघ, लेकिन 1989-90 तक आते आते सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में समाप्त हो गया और उसके बाद से विश्व में एकमात्र महाशक्ति है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसलिए वर्तमान समय में अमेरिका की ये विदेश नीति रहती है
कि अमेरिका का राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और ये जो सुपर पावर की उसकी स्थिति है वो आज भी बरकरार रहे, उसमें कहीं कोई क्षति ना पहुँचे। इसलिए जिस भी क्षेत्र और देश के प्रति वो नीति अपनाता है उसमें उसका प्रमुख उद्देश्य होता है अमेरिका को एक महाशक्ति के रूप में बनाए रखना। और आज के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी हम इस विशेषता को देख सकते हैं।